बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our lecture number 5 of unit number 4, and we are going to discuss topic number 4.7, and its main heading is couple. It's a very important lecture. आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेंट बाय कपल। कपल किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कपल की डेफिनेशन। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। मतलब ये कपल तब फॉर्म होता है जब हमारे पास टू पैरेलल फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो और बट उनकी जो डायरेक्शन हो वो ऑपोजिट हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपको दो डायग्राम्स बनी नजर आ रही होंगी। नंबर 1 डायग्राम इज ये है स्टीयरिंग व्हील। आप देखें एक फोर्स, हम जब गाड़ी को मूव करते हैं तो क्या स्टीयरिंग व्हील इस तरीके से हम जो है उसको होल्ड आउट करते हैं। तो देखिए जब आपने गाड़ी को लेफ्ट साइड में मूव करवाना है तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये वाले हैंड से आप जब मूव करते हैं तो ये जो हैंड है आपका ऑटोमेटिकली फोर्स अप्लाई करता है। एंड दोनों फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और इनकी डायरेक्शन आपके सामने ऑटोमेटिकली क्या है, डिफरेंट है। ये देखिए स्टीयरिंग व्हील पकड़ा है मैंने, ये मैं पुश कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा जो नीचे वाला हैंड है वो उस स्टीयरिंग व्हील को पुल करता रहेगा। अगर मैंने इस साइड पे मूव करवानी है गाड़ी तो ये वाला हैंड से मैं क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा स्टीयरिंग व्हील को, तो ऑटोमेटिकली ये वाला हैंड मेरा क्या करेगा, पुश करता रहेगा नीचे स्टीयरिंग को। तो यही मैंने लिखा हुआ यहां पे पुश करते हैं इस वाली फोर्स से, तो इसको मैं कहता हूं ये मेरी F1 फोर्स होगी एंड जिसे मैं पुल कर रहा हूं ये मेरी क्या हो जाएगी, F2 फोर्स होगी। किस केस में, अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट वाली साइड पे मूव करवा रहा हूं। तो देखिए जब भी दो फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो इट्स मींस क्या है, हमारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कपल प्रोड्यूस हो रहा है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक F1 फोर्स है। F1 फोर्स इस पार्ट ऑफ अ बॉडी पे ऊपर एक्ट कर रही है। इट्स मीन फोर्स जब अप्लाई हुई इस बॉडी के अंदर क्या हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, टर्निंग इफेक्ट। इट्स मींस इट्स अ टॉर्क, यहां पे एक टॉर्क 1 यहां प्रोड्यूस हो गया। सेकंड, इस पार्ट पे एक जो लग रही है बॉडी के ऊपर फोर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये वाला पार्ट गाड़ी का क्या कर रहा है, पुल हो रहा है। तो यहां पे मैं कहता हूं F2 फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया बॉडी के अंदर, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे हमारा सेकंड टॉर्क प्रोड्यूस हो गया।
आपने कभी गौर किया हो मोटरवे पे यूजली गाड़ी के मोड़ काटते हुए जब हम टर्न लेते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी कभी क्या होती है, गिर जाती है, उलट जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है, हम दोनों हाथों से इक्वल फोर्स नहीं लगाते। ऑटोमेटिकली जब इस हाथ से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इस हाथ से कम फोर्स लगाएंगे, तो आपके जो गाड़ी के फ्रंट जो आपके पहिए हैं, जो व्हील्स हैं, वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अनबैलेंस होगी, और इस वजह से हमारी गाड़ी जो है वो उलट जाती है और हमें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो गाड़ी की एग्जांपल होगी, अगर हमने जो बाइक का हैंडल होता है उसको इस तरीके से मैंने, या बाइक का या बाईसाइकिल का हैंडल होता है, इसको इस तरीके से पकड़ा हो, ऑटोमेटिकली आप इस हैंड से इसको थोड़ा सा लिफ्ट करवाते हो तो ये हैंड उतनी ही फोर्स के साथ क्या करता है, बाईसाइकिल को मूव करता है या साइकिल को मूव करता है। अब आप अगर पैडलिंग करते हैं, साइकिल जब आप चलाते हैं तो आप पैडलिंग करते हैं तो देखिए 1 फुट से आप क्या करते हैं, फोर्स 1 फुट से एक फोर्स लगाते हैं, एंड सेकंड फुट से आप क्या करते हैं, एंड अदर फोर्स लगाते हैं। तो उस केस में भी हमारा क्या होता है, जो है वो हमारे उस केस में भी 2 टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक टॉर्क 1 एंड एक टॉर्क 2। इसी तरीके से एक और एग्जांपल को हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, विच इज हमारे पास आप स्पैनर है। आपने अगर कोई नट ओपन करना होता है, जिसका ये जो हमारा है, ये 4 जो है आर्म वाला हमारे पास स्पैनर है, इसमें हम क्या करते हैं, नट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस स्पैनर को हम नाम दे देते हैं कुछ, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट को मैं क्या कह देता हूं, ये मेरा O है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A का, एंड इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B का। सिंपल। और आप देखें, जब अगर आपको कभी ऐसा हो आपकी गाड़ी का पहिया अगर पंचर हो जाए तो आपने अगर उसको ओपन करना हो, तो ये 4 आर्म स्पैनर अगर आपके पास हो तो आपने इस स्पैनर के अंदर उसको फिट करना होता है नट को, क्योंकि आपने इसको बोल्ट या नट को ओपन करना है। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इस तरीके से पकड़ना पड़ता है। इस तरीके से पकड़ के आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ऑटोमेटिकली इस हैंड से और इस हैंड से, दोनों हैंड से आप क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ना अप्लाई करें, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये स्पैनर क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली फिसल जाता है, गिर जाता है, और हमारा जो नट है वो ओपन नहीं होता। तो मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि हम फोर्स दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मैं F यहां पे भी F कह देता हूं फोर्स को, एंड सेकेंड पॉइंट में मैं क्या कह देता हूं, F फोर्स है। तो आपको मैंने जैसे कहा था एक फोर्स में है जो है वो अप्लाई कर रहा हूं इस साइड पे, तो मैं यहां कह सकता हूं इस फोर्स की वजह से टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टर्निंग अफेक्ट मींस टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। तो यहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उसको मैं क्या कहता हूं, इसको टो 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सेकंड, इस फोर्स की वजह से मेरा जो ये स्पैनर है वो डाउनवर्ड वाली साइड में मूव हो गया, इसको मैंने नेम दे दिया है टॉर्क 2 का। इसका मतलब ये है अगर मैंने इनका टोटल टॉर्क फाइंड करना हो या कपल फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड करूंगा, दोनों टॉर्क्स को आपस में ऐड करके। तो मैं यहां लिख देता हूं टोटल टॉर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टो 1 प्लस टो 2। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। अब देखिए मैं टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 को फाइंड करने लगा हूं। टॉर्क 1 किसके इक्वल है, आपको पता है टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल, जिसको आप मूवमेंट आर्म कहते हैं। यह हमारा क्या है, मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने टॉर्क का अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू मैं पहले क्या करता हूं, अपना टो 1 फाइंड कर लेता हूं, विच इज इक्वल टू, आपके सामने फोर्स क्या है, फोर्स F सिंपल आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय आपका मूवमेंट आर्म कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारे पास, OB का हो जाएगा। तो सिंपल मैं वैल्यूज पुट करूंगा OB। एंड सिमिलरली अगर टो 2 फाइंड करना हो तो आप देखिए इसका डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। तो टो 2 इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, F मल्टीप्लाई बाय OA।
सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की वैल्यूज अपनी इक्वेशन 1 में इजीली पुट कर लूंगा। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में मैं अपनी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 की क्या वैल्यू है, टॉ 1 की क्या वैल्यू है, सिंपल टॉर्क 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय OB आ जाएगा। एंड दरमियान में क्या है, प्लस है, प्लस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टॉ 2 की वैल्यू क्या है, F मल्टीप्लाई बाय OA। अब देखिए आप इन दोनों पार्ट्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रहा है, इजीली F कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, F कॉमन ले लेंगे। F कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, OB प्लस OA। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहां आप देखिएगा जरा, अगर टोटल डिस्टेंस इसका देखें, इस तरीके से मैं इसको मार्क कर रहा हूं, टोटल जो मेरे पास डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस आपके सामने किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, AB से। तो यहां मैं AB लिख सकता हूं, तो मैं क्या OA प्लस OB को रिप्लेस नहीं कर सकता AB से, इजीली कर सकता हूं। तो एज इट इज आ जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और यहां पे आपने इस चीज को रिप्रेजेंट कर देना है OB प्लस OA विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB की हो जाएगा। ये हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड फॉर्म थी किसको फाइंड करने की, टॉर्क, टोटल टॉर्क जितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क ऑफ द कपल भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो यहां पे आप लिख सकते हैं टॉर्क ऑफ द कपल, ये बिल्कुल एंड पे लिख दीजिएगा। सिंपल, यहां पे आप यही भी लिख सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है। अब इस फाइनल आंसर से भी मैं क्या कर सकता हूं, कपल की एक न्यू डेफिनेशन भी फाइंड आउट कर सकता हूं। वो क्या है, दोनों साइड्स पे जो टू साइड्स ऑफ 4 आर्म स्पैनर्स है उसके ऊपर सिमिलर फोर्स एक्ट कर रही है। तो मैं एक फोर्स को जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा विच आर प्रेजेंट बिटवीन दीज टू फोर्सेस, देन वी कैन इजीली फाइंड टॉर्क ऑफ द कपल। ये कपल का पूरा टॉपिक था जो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 96 ओपन कर लें ताकि मैं आपको मार्क करवा दूं, अगर टॉर्क का क्वेश्चन आ जाए तो आपने किस तरीके से इसको वहां पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन को मार्क कर लेना है, विच इज अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक का मतलब जो एक ही साइड पे ना हो, पैरेलल फोर्सेस मतलब एक तरह की फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट नॉट अलोंग द सेम लाइंस, लेकिन उनकी लाइंस जो है, एक्शन ऑफ लाइन जो है वो डिफरेंट है। देखिए आपके सामने, इसका एक्शन ऑफ लाइन क्या है, अपवर्ड है, इसका एक्शन ऑफ लाइन क्या है, डाउनवर्ड है। दोनों का एक्शन ऑफ लाइन क्या है, डिफरेंट है। आफ्टर दैट इस डेफिनेशन के ऊपर ही बिल्कुल कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, आप वहां पे एग्जांपल की हेडिंग दे दें। When a driver turns a vehicle, he applies force. Applies का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर अप्लाई करना, मतलब किसी चीज के ऊपर लागू करना। Apply a forces that produce a torque. The torque turns, turns का मतलब होता है मोड़ना। The steering wheel, wheel steering wheel होता है जिससे आप, जिसको स्टीयरिंग कहते हैं, जिससे गाड़ी चलाते हैं, मूव करते हैं, जो ये आपके सामने मैंने बना भी दिया है। These forces act on opposite sides of the steering wheel as shown in figure 4.25 and are equal in magnitude। मतलब अगर equal in magnitude का मतलब ये है, अगर यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स है तो सेकंड हेड पे भी क्या लगेगा, 4 न्यूटन फोर्स लगेगी। इट मींस both are in equal magnitude but opposite in direction. These two forces form a couple. इसी तरीके से आप अब डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे एक पैराग्राफ है, वहां पे लिख लें टॉर्क ड्यू टू कपल। अब डबल आर्म स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन अ नट। ये जिस तरह डबल आर्म स्पैनर है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, गाड़ी का अगर नट, गाड़ी जैसे पंक्चर हो सकती है, पंक्चर हो जाए तो उसके नट को ओपन करने के लिए इस स्पैनर को हम, जिसे डबल आर्म स्पैनर कहते हैं, उसको यूज करते हैं। Equal forces each of magnitude F are applied on ends A and B of the spanner in the opposite direction as shown in figure।
वही बात, हमारे पास एक जो स्पैनर की साइड है इसको मैंने ए कंसीडर कर लिया, सेकंड स्पैनर की साइड को बी कंसीडर कर लिया, और दोनों साइड पे मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की। जैसे यहां पे मैंने 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहां पे भी 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। देन यहां पे क्या होगा, कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। These forces form a couple that turns the spanner about point O। मतलब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको मूव करवा देंगे कि यहां पे फोर्स और यहां पे फोर्स, यहां पे जब फोर्स लगेगी आपका स्पैनर ऑटोमेटिकली ऊपर वाली साइड पे मूव करेगा, जिसे आप एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, और यहां पे जो होगा हमारा स्पैनर वो क्लॉकवाइज मूव करने लग जाएगा। These torque produced by both the forces of a couple having the same direction. Thus the total torque produced by the couple will be। अब आपके सामने जितना भी नीचे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग दे दें, ताकि इजीली आपको पता लग जाए कि इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। और आपकी बुक में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, आप बेहतर है इस पॉइंट को इसी तरीके से आप नोट कर लें। एंड लास्ट जो पैराग्राफ है वहां पे लिखा है इक्वेशन 4.8 gives the torque produced by a couple of forces F1 and F2 separated by a distance AB। मतलब ये दो फोर्सेस, एक F है दूसरी भी F है, दोनों फोर्सेस की वजह से कपल प्रोड्यूस हो रहा है, जो डिफरेंशिएट हो रहा है, जो मतलब उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, AB है। तो इसकी एक न्यू डेफिनेशन जो है उसको भी आप मार्क कर लें। द टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए आप, अगर एक फोर्स जो है वो इस तरीके से अपवर्ड वाली साइड पे मूव कर रही है, इसको थोड़ा सा एक अपवर्ड वाली साइड पे इस तरह मूव कर रही है, तो एक डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव कर रही होगी, तो आप जरा खुद गौर कीजिएगा, क्या इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल नहीं है? जब किसी टू थिंग्स में 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो इट्स मींस क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी वजह से वहां पे कहा गया है दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है इट्स अ परपेंडिकुलर विद ऑफ दीज टू फोर्सेस। ये आपका कपल का टॉपिक था, आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, कपल के बाद अब हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है वो है 4.8 एंड इट्स नेम इज इक्विलिब्रियम। आज हम इस टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे कुछ हमारे पुरानी चीजें, जिसमें आपको नजर आएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम थोड़ा सा जो है रिवाइज करेंगे, जो आपने यूनिट नंबर 3 में बहुत ही अच्छे अंदाज से स्टडी किया है। आफ्टर दैट हम देखेंगे इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट होता क्या है, कुछ अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे जो हमारे इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हैं, एंड इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस कौन सी होती हैं, इन सब चीजों को हम इस टॉपिक में इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। उससे पहले हमें कुछ पुरानी चीजें जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। न्यूटन ने क्या कहा था, अगर कोई बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट में है या मूव कर रही है विद इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक वो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि न्यूटन ने क्या कहा था, हमारी बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव्स इन आ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मूव करती जाएगी, स्ट्रेट लाइन में, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स जब तक इसके ऊपर एक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें सबसे पहले 4 एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, 2 से 3 एग्जाम्पल्स। नंबर फर्स्ट पे है बुक लाइंग, बुक जो लाइंग ऑन आ टेबल है। अब एक बुक मैं आपके सामने बना रहा हूं इस तरीके से, अगर ये बुक है,
ये बुक अगर एक टेबल के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बुक है मेरे हाथ पे इस तरीके से पड़ी हुई है। अब देखिए एक बुक की ये वाली सरफेस और सेकंड ये सरफेस, टू सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ गई। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपको पता है इस बुक के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, इसका वेट डाउनवर्ड वाली साइड पे अपनी तरफ फोर्स एक्ट करके उसको कहेगी मेरी तरफ नीचे आ जाए, जबकि ये मेरा जो हैंड है उसके ऊपर क्या करेगा, एक रिएक्शनल फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगी, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी। आपने ये बात याद रखनी है, इस बुक का वेट जो है वो वेट नहीं डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव कर रही है, जबकि एक टेबल है या मेरा हैंड जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर रिएक्शनल फोर्स लगा रहा है। ये बुक तब तक स्टेबल रहेगी जब तक वेट इज इक्वल टू क्या होगा, रिएक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। जाहिर सी बात है जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे देन दिस बुक विल बी स्टेबल। अगर यही मैं अपने हैंड पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखूं, क्या मैं हैंड पे रख सकता हूं उस पत्थर को? नहीं, उसका वेट ज्यादा होगा, रिएक्शनल फोर्स एंड वेट जो है वो अनइक्वल हो जाएंगे और इसी वजह से वो पत्थर जो होगा इजीली स्टोन आपका नीचे गिर जाएगा। अब हम सेकेंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सेकेंड जो है हमारी एग्जांपल, एक आपने जो पिक्चर हैंग ऑन अ वॉल के ऊपर जो पिक्चर आपने हैंग की हुई है, जैसे ये एक आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, मतलब एक सीनरी के अंदर आपने पिक्चर हैंग की हुई है, तो देखिए यहाँ पे इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड वाली साइड पे जा रहा है और ये जो हमने नेल के अंदर इसको अटैच करके विद स्ट्रिंग्स अटैच किया हुआ है, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया है। इस केस में हमारा रिएक्शनल फोर्स क्या होगी, अपवर्ड वाली साइड पे, इसका वेट जो होगा डाउनवर्ड वाली साइड पे। अगर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तभी आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन जो है स्टेशनरी कंडीशन में आएगा, रेस्ट कंडीशन में आएगा। इसी तरीके से एक ही वुडन ब्लॉक है। अब वुडन ब्लॉक क्या है आपके सामने देखिए कि वुडन ब्लॉक का सपोज करें हमारे पास क्या वेट है, 100 न्यूटन इसका हमारे पास क्या है, वेट है, जिसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा एक्ट कर रही होगी। अब यहां पे एक फोर्स इस तरीके से मैंने अप्लाई की एंड सेकंड फोर्स यहां पे अप्लाई की। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स मैंने इसके दोनों एंड्स पे स्ट्रिंग को अटैच किया एंड इसको मैंने क्या कर दिया, जो वॉल के ऊपर अटैच कर दिया ताकि नीचे गिरे ना। देखिए इससे पहले मैंने इसको हैंग करने की कोशिश की थी लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया तो मैंने क्या कहा था, रिएक्शनल फोर्स, इसकी रिएक्शनल फोर्स जो नॉट इक्वल टू वेट होगी थी, जिसकी वजह से ये जो हमारी जो हमारा वुडन ब्लॉक है या एक वुड का पीस है वो नीचे डाउनफॉल कर गया था। तो आप कह सकते हैं इसमें हमारी रिएक्शनल फोर्स जो ये वाली फोर्स है वो 50 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है और 50 न्यूटन फोर्स ये पुल कर रही है अपवर्ड वाली साइड पे, मतलब रिएक्शनल फोर्स R1 ये हो जाएगी, रिएक्शनल फोर्स R2 ये हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट आपका कब बैलेंस रहेगा, जब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू और F1 प्लस F2, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये इजीली जो है आपकी वॉल में हैंग करता रहेगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अगर कोई चीज हमारी पुरानी हो जाती है, जिस तरह हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ आप वॉल पे कोई पिक्चर हैंग कर देते हैं तो 1 या 2 साल बाद वो स्ट्रिंग जो होती है उसकी ताकत कमजोर हो जाती है, वो नीचे जो है आपकी पिक्चर इसकी वजह से गिर जाती है। उसकी गिरने की वजह भी ये है कि उसकी रिएक्शनल फोर्स विद जो वेट होता है आपका सिनरी का वो ज्यादा हो जाता है और आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी खींचने की सलाहियत जो होती है या जो उसको हैंग करने की सलाहियत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, इसी वजह से आपकी जो थिंग है वो नीचे गिर जाती है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट क्या थे वो रेस्ट में थे। अब हम बात करते हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट हमारे मूव करते हैं। अगर देखें जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारी मूव करती है, अगर इसमें मैं कंसीडर कर लो मेरी कार है, कार जो है मूव कर रही है, मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो मैं ये कह सकता हूं ये कार भी जो है ये क्या है, ये कार भी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मेरी जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन वो भी मूव क्या कर रहा है, मूव इन एयर, मूव नहीं इसे कहना चाहिए, एरोप्लेन फ्लाई इन एन एयर, एयर के अंदर जब वो मूव कर रहा है तो ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ये दोनों जो है आपके पॉइंट्स, इनको मैं आगे जब जिस तरह हम कंडीशंस की तरफ मूव करेंगे वहां पे और अच्छे अंदाज से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब आपको अच्छे अंदाज से समझ आएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी कब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, इफ नो नेट फोर्स, आपके सामने जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसलिए दे आर इन स्टेशनरी कंडीशन। ये वॉल के ऊपर आपने एक पिक्चर हैंग की हुई है, इसके ऊपर भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, तो इसीलिए ये क्या है, आर इन रेस्ट कंडीशन। इसी तरीके से बुक की जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, दे आर आल्सो इन रेस्ट कंडीशन बिकॉज इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स जो है अप्लाई नहीं हो रही। ये तो हमने बात कर ली इक्विलिब्रियम की। अब हम मूव करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने ये बात याद रखनी है, हमारे पास इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है। नंबर 1 कंडीशन को भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, आपने इनको अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करनी है। अब क्या होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अ बॉडी इज सेट टू बी इन equilibrium if resultant of all forces acting on it is 0। मतलब ये बॉडी हमारी फर्स्ट कंडीशन में इक्विलिब्रियम में कब होगी, अगर उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका आंसर किसके इक्वल होगा, जो यहां एक सिंगल फोर्स, सपोज कर लें 10 से 12 हमारी फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, हम उसको बाय हेड टू टेल रूल जब ऐड करेंगे हमारे पास उसका आंसर एक आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। उसका आंसर हमारा मस्ट बी इक्वल टू किसके आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। देन हमारी सेटिस्फाई क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपके सामने मैंने एक पिक्चर जो है उसको वॉल के साथ हैंग कर दिया है। मैं कंसीडर करता हूं इसके ऊपर जो हमारी फोर्स है, यहां पे F1 एक्ट कर रही है तो यहां पे F2 एक्ट कर रही है, यहां पे F3 एक्ट कर रही है तो यहां पे F4 एक्ट कर रही है। इस तरीके से इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। तो मैं कहता हूं इनके ऊपर जो फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस जो है, नंबर ऑफ फोर्सेस इनके ऊपर जो एक्ट कर रही हैं, विच इज F1, F2, F3 सो ऑन Fn है। इनका आंसर मस्ट भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस इतनी कंसीडर कर ली। अब मैं मैथमेटिकल फॉर्म इसकी करने लगा हूं। मैथमेटिकल फॉर्म में मैं कहता हूं इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं विच इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन Fn, इनका आंसर मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। देन ये क्या करेंगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेंगी। अब इनको इस फॉर्म समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, इसको Fn की फॉर्म में लिख देते हैं विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये एक जो है ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा। ये क्या यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर समेशन।
समेशन मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं, उनको मिला के एक ही दफा ये समेशन की फॉर्म में लिख दिया। समेशन का मतलब होता है इनको सम ऑफ, बहुत ज्यादा फोर्सेस थी, नंबर ऑफ फोर्सेस 1 से लेके इंफिनिटी तक थी या n तक थी, इनको हमने जब जोड़ के मिला के लिख दिया तो ये समेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इनका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब हम, ये तो बात होगी सिंपल इनकी, अब हम इन फोर्सेस को जो है एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। आपको पता है फोर्स को हमने दो जो है एक्सिस में भी डिकम्पोज किया था। अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का टॉपिक स्टडी करेंगे यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एफ ऑफ एक्स एंड एक एफ ऑफ वाई। आपने यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो क्या है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे आपके सामने ये वाली लाइन है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये वाला एक्स एक्सिस है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एक्स एक्सिस होगा। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं यहां पे जो हमारी फोर्स एक्ट हो रही है वो F1 है। तो यहां पे जो फोर्स एक्ट हो रही होगी, जो इन शॉर्ट ये हमारा जो ये पार्ट, ये चीज जो है एक्ट कर रहा है, इसमें ये वाला हिस्सा इसके ऊपर सिर्फ एक्ट कर रहा है, तो यहां पे जो फोर्स होगी वो अपवर्ड वाली साइड पे F2, इस तरीके से F3, F4, इस तरीके से यहां पे बहुत से फोर्सेज एक्ट करी है, तो यहां पे भी F2, F3 एंड F4, F5 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों फोर्सेज क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, बट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड फोर्स मूव कर रही है क्योंकि इनके ऊपर एक जो है वो हमारा वेट है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है। आपको पता है ये सिंथरी जो है स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर मिलकर बनी है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब इनके ऊपर एक्ट करती है तो इनको क्या करती है, अपनी तरफ नीचे खींचने की कोशिश करती है, जबकि इन पार्टिकल्स को ये स्ट्रिंग में अपने साथ अटैच करके ये किया हुआ है, अपवर्ड वाली साइड पे मूव किया हुआ है। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, इसकी अपवर्ड है तो इसकी डाउनवर्ड है। बोथ आर कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट्स। तो मैं यहां लिख सकता हूं F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस सो ऑन। हमारे पास जो फोर्सेज है वो किसके इक्वल है, F एंड x के इक्वल, विच इज इक्वल टू 0। इनको समेशन की फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से F एंड x, तो इनका आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स अलोंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स की अब हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं अलोंग किसके, एक्स एक्सिस के। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स या फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के इर्द गिर्द जो फोर्स लग रही है उसको भी जरा समझिएगा किस तरीके से लग रही है। यहां पे देखिए, अब हमारी वर्टिकल लाइन जो होती है उसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, इट्स अ एक्स एक्सिस, सॉरी इट्स अ वाई एक्सिस। अब यहां पे इसके हम कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे F1 फोर्स है, यहां पे F2 फोर्स है, यहां पे F3 फोर्स है, F3 Y फोर्स है, यहां पे भी Y आ जाएगा, यहां पे Y। इसी तरीके से यहां पे X X X X X आ जाएगा, यहां पे भी X X आ जाएगा। अब यहां जो फोर्स एक्ट कर रही होगी सिमिलरली इस यहां कह देते हैं हम, हमारे जो यहां फोर्सेस एक्ट कर रही होगी वो F1XY होगी, F2Y होगी, F3Y होगी। तो क्या करेंगे, फिर एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आई तो आप यहां कंसीडर कर लें, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स अब हमने जो रोप को है यहां पे इस तरीके से अटैच कर दिया, मतलब ये वाला हिस्सा जो है रोप का हमारा या स्ट्रिंग का किसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ। तो मैं कह सकता हूं इन पार्टिकल्स पे जो फोर्सेस हैं वो इसकी जो स्ट्रिंग की कुछ पार्टिकल्स की यहां पे क्या होगी, फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, इसको बांध के रखा होगा ताकि ये नीचे ना गिरे। तो यहां पे जो कुछ पार्टिकल है F1x, F2yx, F3yx, मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि हमारी जो इस साइड पे है, इस साइड पे जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है जिसको यहां खींच रही है। इस तरीके से इसी साइड में फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको यहां खींच रही है, लेकिन हमने
दोनों इसके जो कॉर्नर्स हैं वहां पे क्या किया है, स्ट्रिंग को अटैच कर दी। तो स्ट्रिंग के कुछ पार्टिकल्स जो है वो इसको अपवर्ड वाली साइड पे जो है खींचते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स इसके जो है वो डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव करेंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और इजीली ये विद द हेल्प ऑफ नेल एंड दिस स्ट्रिंग हैंग कर जाएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस सो ऑन। ये हमारे पास कितनी फोर्सेज जाएगी, Fny तक हो जाएगी, विच इज इक्वल टू मस्ट बी 0। अब इनको समेशन की फॉर्म में लिख लें Fny। अगर इनका आंसर दोनों का क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, देन हमारी जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी वो सेटिस्फाई होगी। जिस तरह इसमें अगेन मैं थोड़ी सी एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपका पैराट्रूपर जो है वो जब एरोप्लेन में जाता है, एरोप्लेन में बैठ के ऊपर से जंप लगाता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे पैराट्रूपर की जो होती है वो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। वो टर्मिनल वेलोसिटी को आप कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इट्स मीन वो जो ऊपर से नीचे आ रहा था इक्वल वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से मूव करता है, तो ऐसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो इट्स मींस जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर से नीचे मूव करता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसी तरीके से आपकी कार अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही हो तो मैं कह सकता हूं इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस कार विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसी तरीके से अगर आपका एरोप्लेन है वो भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मैं ये कह सकता हूं इट्स आल्सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये तो हमारी थी इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हम फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन को हमने एक्सप्लेन कर लिया, अब हम किसको करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को बहुत ही अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। देखिए आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, इस डायग्राम के मुताबिक कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती कि हमारा ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि नहीं है। इसी वजह से हमें एन अदर कंडीशन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए आपको पता है कि हमारे फर्स्ट केस में जो हमने डिस्कस किया, जैसे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर हमारी फोर्सेस पैरेलल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, देन हमारी जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। जैसे यहां पे देखिएगा, अगर ये मेरी फोर्स क्या है 20 न्यूटन है, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, इधर भी मेरी फोर्स क्या होगी 20 न्यूटन होगी, देन ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज यहां पे ये होता है, अगर मैं इनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस को चेंज कर दूं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बेशक मेरी फोर्स इक्वल है, यहां पे इक्वल मैग्नीट्यूड की है, लेकिन हमारा क्या होगा, यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टर्न इस तरीके से करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हाथ, अगर मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ उसको ऑटोमेटिकली नीचे टर्न कर देगा। तो देखिए जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा किसी भी जो है मटेरियल में। आप स्टीयरिंग की बात कर लें, स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ा हुआ है, इसको ऑटोमेटिकली इस तरीके से 20 न्यूटन की फोर्स से इधर मूव किया, 20 से नीचे हो जाएगा मूव, तो इट्स मींस क्या आ गया, इट्स अ टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है अ बॉडी इज सेट टू बी इन equilibrium if the torque acting on a body
इज इक्वल टू 0। अब जरा इस एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरा जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे वो क्या होगी, 20 न्यूटन होगी, तो ये फोर्स जो होगी ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन अगर ये हो जाएगी तो ये क्या करेंगी, एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस साइड पे, या रोटेट हो रही है बॉडी वो अपवर्ड वाली साइड पे हो रही है, सेकंड बॉडी मेरी क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली रोटेट डाउनवर्ड वाली साइड पे हो रही है, तो बोथ आर कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट। तो इन दिस केस हमारी जो है वो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर टॉर्क किसी भी केस में 0 हो जाए तो वो क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम को। अब देखिए एक फैन की बात कर लेते हैं। हमारा फैन, अब जब हमने उसका स्विच ओपन कर लिया, जैसे ये फैन बना हुआ है, मैं कहता हूं ये क्या कर रहा है, बिल्कुल जब इसको फुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है तो ये क्या करता है, अटेन कर लेता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब ये मूव करने लग जाएगा, मतलब एक्सट्रीम जो इसकी जो स्पीड है वो इसने जो है वो हासिल कर ली, तो इस केस में देखें क्या होगा, फुल स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस होगा हर विंग के ऊपर, इस विंग पे इधर, इस विंग पे इधर, इस विंग पे इधर, तीनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो मैं कह सकता हूं इस केस में भी हमारा जो ये फैन है ये हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। अब इस लेडर की बात कर लेते हैं। इसको मैंने एक वॉल के ऊपर जब रखा है तो आप खुद देखें जरा, हमारी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा कर लेते हैं। इट्स 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करे, ये हमारी क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, क्योंकि क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से, दोबारा बना लेते हैं इसको, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड से मूव करे तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब आप जरा खुद देखिएगा इस केस में मेरी जो ये लेडर है वो लेडर क्या कर रही है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, इस तरीके से फोर्स ये लेडर इसके ऊपर अप्लाई कर रही है, तो मैं कह सकता हूं मेरी जो लेडर है वो क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी हमारी जो लेडर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर रही है, जबकि आपकी बॉल जो है वो इस साइड से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो देखिए अगर इस साइड से फोर्स अप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, लेडर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर रही है। तो देखिए जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोथ आर सेम होंगी, यहां पे मैं लिख देता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब ये बोथ आर इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड, तो मैं ये कह सकता हूं मेरी जो ये लेडर है इजीली क्या करेगी, इसके ऊपर स्टैंड हो जाएगी, वॉल के ऊपर रखी जा सकती है, वॉल के ऊपर रखी जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और ये इस केस में भी क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाएगा। और इस केस में हम क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ये हमारी दोनों कंडीशंस थी जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 97 ओपन कर लें ताकि मैं रीड आउट करवा दूं और एमसीक्यूज आपको बता सकूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी समझा जाता है, आपने इसको मार्क कर लेना एज एन हेडिंग्स जो मैं आपको बताऊंगा। पेज नंबर 97, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट अ बॉडी कंटिन्यूज, मतलब रखती है, चलती जाती है, इट स्टेट रखती है, स्टेट मतलब हालत, ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी क्या करे, इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन इफ नो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब सारी फोर्सेस को ऐड करके एक ही हमारे पास आंसर आ जाए, और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नेट फोर्स मतलब वही बात, रिजल्टेंट और नेट फोर्स सेम ही है। अगर आप चैप्टर नंबर
4 में थोड़ा सा इसको देखें, लास्ट पॉइंट पे कुछ मैंने बताया था इस बारे में भी, हेड टू टेल रूल के पेज पे साइड पे नेट फोर्स के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप उसको वहां जाके भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स की बात कर रहा है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब होता है लटकाना, ऑन अ वॉल, वॉल का मतलब दीवार, आर एट रेस्ट, द वेट ऑफ द बुक एक्टिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नीचे वाली साइड में मूव करना, इज बैलेंस्ड, बैलेंस मतलब इक्वल हो जाना, बाय द अपवर्ड रिएक्शन ऑफ द टेबल, कंसीडर अ log of wood of weight W supported by rope as shown in figure 4.26। वही एग्जांपल जो मैंने बताया था, एक बड़ा सा पीस दे लिया हमने वुड का, उस पीस को दोनों साइड से हमने क्या कर दिया, रोप के साथ बांध दिया, रोप मतलब रस्से के साथ बांध दिया। Here the weight is balanced by the forces F1 and F2 pulling, pulling का मतलब ऊपर वाली साइड पे खींचना, या खींचना, अपनी तरफ खींचना उसको। अब जो रोप है इसको क्या करती है, अपवर्ड वाली साइड पे खींचती है। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज जीरो। ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया, वेट डाउनवर्ड, तो उसका जो रोप ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो अपवर्ड, तो बोथ आर कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट। अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड, लेवल्ड रोड का क्या मतलब होता है कि जिधर भी जितना हमारा रोड है, जैसे हमारा टेबल का सरफेस होता है बिल्कुल लेवल होता है, तो हमारी रोड भी लेवल होना जरूरी है। अगर कोई जंप आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब गाड़ी जंप में लगती है तो आपको पता है दोनों हाथ स्टीयरिंग जिस साइड पे जंप होता है उस साइड पे मूव कर जाता है, क्योंकि टायर हमारा उस साइड पे मूव हो जाता है। इसलिए हमारी कारपेट रोड इसको भी कहते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, अदरवाइज हमारी कार जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकती। जैसे हमारी मोटरवे है, आपने फ्रॉम लाहौर टू मरी जाना हो तो कारपेट रोड है, आप वहां पे अपनी गाड़ी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं। And an aeroplane flying in the air with uniform velocity are the example of a bodies in equilibrium। ये कुछ एग्जांपल्स थी। आपने अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन इक्विलिब्रियम, तो आपने इक्विलिब्रियम की सबसे पहले क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसके बाद आपने ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, या आप वुडन रोड वाली या वुडन ब्लॉक वाली डेफिनेशन जो एग्जांपल्स है वो भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हमारी जो कंडीशंस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। आइए अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग दे दें, अ बॉडी इज सेड टू बी इज अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब होना कि हम जो है वो बहुत अच्छा हमारा आंसर है। जिससे कोई बच्चा बहुत अच्छा आंसर लिखता है, हम कहते हैं हम आपके आंसर से सेटिस्फाई है। या आप अगर स्कूल रिपोर्ट लेने आते हैं तो आपके टीचर जब आपको रिपोर्ट देते हैं तो वो क्या रिमार्क्स देते हैं कि हम इस बच्चे से मुतमईन है, सेटिस्फाई है। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अब यहां पे आप मैथमेटिकल फॉर्म की भी हेडिंग दे सकते हैं, लेट एन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जैसे मैंने बॉडी बनाई थी, हमारा जो पिक्चर हैंग की हुई थी उसके ऊपर कितनी एन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन Fn इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक क्वेश्चन बना सकते हैं आप, व्हाट इज सिग्मा। अब द सिंबल सिग्मा इज अ ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा यूज फॉर समेशन, मतलब बहुत ज्यादा फोर्सेज हो उनको मिला के एक साइन अगर लिख दिया जाए ना सिग्मा का, तो वो शो करता है कि बहुत फोर्सेज थी जिनको हमने आपस में एड अप करके एक सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वेशन 4.9 is called the first condition of equilibrium. After that आप explanation with x axis and y axis दे सकते हैं। सबसे पहले x axis की हेडिंग दें तो आप यहां पे लिखिए the condition for equilibrium can also be stated in term of x component of the force acting on a body। इसके बाद आप लिखें F1x plus F2x plus F3x plus dot plus Fnx is equal to 0। आफ्टर दैट आप लिखें summation
या आप लिखें सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप दोबारा हेडिंग दे दें एक्सप्लेनेशन विद वाई एक्सिस। अब लिखें अगेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एज। अब आप लिखें F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस डॉट 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 प्लस Fny इज इक्वल टू 0 एंड देन लिखें सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। ये थी आपकी मैथमेटिकल फॉर्म। आफ्टर दैट लास्ट जो पैराग्राफ है, अब इसके ऊपर एग्जांपल की हेडिंग दे सकते हैं। अ बुक lying on a table or a picture hanging on the wall, comma are at rest and thus satisfy करते हैं किसको, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को। अब ये पैराट्रूपर के बारे में भी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था। पैराट्रूपर वो होता है जो पैराशूट को बांध के जो है उसको साथ जंप लगाता है। अब पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को आप कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इस टॉपिक को भी आपने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा है। मैंने आपको लेक्चर जब बता रहा था तब भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था व्हाट इज जो है आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी। आल्सो सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम एंड इज दस इन इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम अपनी सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। इफ द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0 then the body satisfy second condition of an equilibrium। इसके बाद आप इसकी जो है इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिख लें, जैसे इंट्रोडक्शन में पढ़ रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट एंश्योर, मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें एंश्योर नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता अच्छे अंदाज से, दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दिस इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, या आप इज इन इक्विलिब्रियम तक सिंपल जो है इंट्रोडक्शन लिख दें। आफ्टर दैट आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हैं विच इज कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय अ फोर्सेस F1 एंड F2 एज शोन इन फिगर 4.30। ये वो फिगर है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। The two forces are equal but opposite to each other। दोनों forces equal है but they are opposite in each other। Both are acting along the same line। Both are acting along the same line। Same line पे, एक ही लाइन बॉडी के एक ही पॉइंट पे, ये इस साइड पे और इस साइड पे, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर सेम। Hence their resultant will be 0। इसलिए इनका आंसर क्या आएगा, 0। According to first condition the body will be in equilibrium। इक्विलिब्रियम में थी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट केस में, इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस चेंज कर देंगे। नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेस एज शोन इन फिगर 4.30b। सेकंड जो है आपकी डायग्राम जिसको बी का नाम दे दिया, इसको उन्होंने क्या किया, ए का नेम दे दिया, इसको क्या किया, बी का नेम दे दिया। अब बी वाली फिगर को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम although the first condition for equilibrium is still satisfied। इस केस में बेशक हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, सेटिस्फाइड है, लेकिन हम फिर भी इस सेटिस्फाई क्लियरली तरीके से नहीं कर सके। इसीलिए हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन को यहां पे एक्सप्लेन किया। इट इज बिकॉज द बॉडी हैज द टेंडेंसी टू रोटेट। क्यों, क्योंकि यहां पे जो फोर्स एक्ट की बॉडी के बाद टेंडेंसी सी रोटेट करने की। दिस सिचुएशन डिमांड्स अनदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हमारी रहेगी, लेकिन उसके साथ एन अदर कंडीशन जो है हमें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, तो जो बिल्कुल इस केस में हमारी सेटिस्फाई करे इक्विलिब्रियम कंडीशंस को। दिस कंडीशन को हमने नेम दे दिया सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, अ बॉडी सेटिस्फाई second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is 0। मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं इसको, जैसे इस केस में हमारे पास जो टोटल टॉर्क था वो इस समेशन की फॉर्म में आ जाएगा। टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, आपका टॉर्क इज इक्वल टू 0।
या सिंपल आप इस तरह कह सकते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, यहां पे टॉ 1 था, यहां पे टॉ क्या था 2 था, इस तरीके से टॉ हमारा इस तरीके से था, तो हम क्या कर सकते हैं, टॉ 1 प्लस टॉ 2 क्या होगा, विच इज इक्वल टू 0। तो समेशन की फॉर्म में, या आप इस केस में इस तरह भी कह सकते हैं, तो हमारा समेशन क्या आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। या आप इस तरह लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, टॉ इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा प्लस टॉ n आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे टॉ n या सिंपल टॉ किसके इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये कि टॉर्क हमारा हर केस में मस्ट बी इक्वल टू 0। अब जैसे लेडर्स के यहाँ पे हर पार्ट पे क्या होगा, डिफरेंट टॉर्क्स प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट टॉर्क्स प्रोड्यूस होंगे, तो सारों का समेशन लेके हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल इसका आंसर लिख देंगे। इस केस में जो आपको डायग्राम्स प्रेजेंट हैं, जो मैंने यहां पे बनाई हैं, आप जब इस क्वेश्चन का अगर बोर्ड में आंसर आ जाए लिखें, तो उसमें इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा। आज का हमारा लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 5 था, वो यहां पे एंड होता है।